आप लोगों के साथ क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करने वाला हूं, वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल बाय मैट्रिक्स मेथड। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर की हेल्प से हम लोगों ने सीखा था, उसी का मैंने रूप से हम लोग यहाँ पे यूजेस सीखेंगे कि किस तरह से हम उसका अप्लाई करते हैं और किस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन का बारे में हम लोग सीखते हैं। जैसा कि आप लोग सीखे होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अप टू वेरिएबल। बट हम लोगों को यहाँ पे 3 वेरिएबल भी सीखना है और कभी कभी आपको मोर देन 1 वेरिएबल भी रहेगा, लेकिन आप लोगों को क्लास ये क्या कहते हैं, क्लास 12th में अल्टीमेटली 3 वेरिएबल ज्यादा से ज्यादा हम लोग सीखेंगे। लेकिन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ये जो आप लोग को मैं मैट्रिक्स के मेथड से जो आप लोग को सिखा रहा हूं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है, वो रहती है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन डिफरेंट वेरिएबल। अलग अलग वेरिएबल, चाहे 3-4 वेरिएबल हो, 5 वेरिएबल हो, 10 वेरिएबल भी हो, तो कितने भी वेरिएबल होता है तो मैट्रिक्स मेथड बहुत ही यूजफुल होता है, इसलिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सीखते भी है। आगे क्लास में अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो इसके लिए एक अलग से एक्सरसाइज आती है, अलग से टॉपिक आती है जिसमें बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो मुझे सबसे पहले आप लोगों को 2 टर्म से डिफाइन फिर से करना है। आप लोग वैसे पढ़े होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आता है, लिखिएगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, लिखिएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन having system of linear equation having unique or infinite solution। या इनफाइनाइट की जगह पे आप मैनेज सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। is said to be consistent सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, या इन दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हैं कि उसके पास सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन का मतलब या तो यूनिक होगा, नहीं तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अगर ये दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन होता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट करता है या वो कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है। व्हाइल, इसके बाद लिखिएगा इफ देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ given set of linear equation या system of given set of linear equation, then it is called inconsistent of linear equation, inconsistent of a system of linear equation। लिखिएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर उसी लीनियर इक्वेशन का आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वो आपका इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को अगर पहले से आप जान जाते हैं तो उस लीनियर इक्वेशन के बारे में आप बहुत ही डिटेल से आपको हद तक नॉलेज हो जाती है। केवल वहां पे आप वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते एग्जैक्टली, बट इन एक्चुअल में बोले तो हम उसकी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में पहले से आइडिया लगा सकता हूं कि किस तरह के उसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये चीज जो आपका आ गया, ये 2 वर्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्टिकुलरली आप लोग के वीडियो करने का मतलब क्लास में जो है, मुझे जो क्लास 12th में पढ़ना है वो फोकस करना है अबाउट यूनिक सॉल्यूशन। किसके बारे में पढ़ना है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि वो डेफिनेटली उससे कंसिस्टेंट होगा। बट एक्चुअली में जो हम लोग को क्लास 12th में पढ़ना है वो मान ले
कंसिस्टेंस, दैट मींस कंसिस्टेंस में भी स्पेशल केस यूनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। बट अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो बहुत ही डिटेल्स मैट्रिक्स मेथड से ही, अगर आपका मोर देन वन सॉल्यूशन है, इनफिनिट सॉल्यूशन है, तो इनफिनिट सॉल्यूशन भी हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक, किस तरह से उसका एक प्रोसीजर आता है। बट आप लोग को यहाँ पे रुचि नहीं, आपको यहाँ पे ओनली यूनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। चलिए, अगर आप लोगों ने ये चीज सीख गया तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। कुछ देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ से। अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करूं, फिर जाकर के हम लोग थ्री वेरिएबल के बारे में डिस्कस करूं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा आप लोगों को रहेगी। देखिएगा, सबसे पहले मैं टू वेरिएबल का ही डिस्कस आप लोगों के साथ कर रहा हूं। वो क्या है देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं टू वेरिएबल की बात किया, या मैं ऐसा करता हूं कि मैं डायरेक्ट थ्री वेरिएबल की बात करता हूं, ठीक, थ्री वेरिएबल की अगर मैं डिस्कस करूंगा तो उसी में टू वेरिएबल आ जाता है ऑटोमेटिक। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट ये जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरा अगर जो आपका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तीसरा जो आपका इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इंटू z बराबर d3। अगर आपका ये तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक, स्मॉल d1 d2 d3 लिखिए, ठीक रहेगा। अब क्या है कि मैं मानता हूं लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स में बना रहा हूं, ठीक, जो कि इस लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट सब है। और मैं इस कैपिटल एक्स से इसके जो वेरिएबल वाले पार्ट है उसको मैं एक मैट्रिक्स बना लिया, एंड एक अलग मैट्रिक्स में बना लेता हूं जिसका नाम मैं बी रखता हूं, वो आपका है d1 d2 d3। अगर इस चीज को मैं लिखता हूं तो यहां से आप यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ax इज इक्वल टू b। अगर आप गौर करेंगे तो आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर ए की जगह पे ये आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रख दे, x के जगह पे आप वेरिएबल टर्म वाले मैट्रिक्स को रख दे, और ये b के जगह पे d1 d2 d3 जो आपका कॉलम की तरह है उसको आप रख दे, तो आप ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। अगर मैं बहुत तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, सॉरी प्री मल्टीप्लिकेशन मैंने किया तो प्री, सो यहां से मैं क्या ऑब्टेन करूंगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो यहां से एक्स बराबर ए इनवर्स मुझे बी मिल जाएगी। और यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो बाय इक्वालिटी ऑफ डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की हेल्प से आप यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने का मेरा जो है यही प्रोसीजर है। बट हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्या मैं हर टाइम इनवर्स निकाल करके इस एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? तो इसका लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ केस का डिस्कशन करना पसंद करूंगा। सबसे पहले देखिए, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। सबसे पहले केस 1 देखिएगा, ये आप सिंबल को याद रखेंगे कि ए किसको मैंने बोला है, एक्स किसको बोला है, बी मैंने किसको बोला है, उस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है प्रॉपर्टी कब क्या होगा उसके बारे में आप डिस्कस करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले केस 1 लेता हूं मैं। केस 1 में बोलता हूं इफ ए इज नॉन सिंगुलर। अगर आपका ए नॉन सिंगुलर हो गया तो मीन डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो उस केस में जैसा कि हमेशा से होता है एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये तो आप निकालेंगे, एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा सो इट इज कंसिस्टेंट, इसलिए क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो अगर सॉल्यूशन हो गया तो कंसिस्टेंट होना तो लाजमी है। इसके बाद आपका आता है केस 2। केस 2 में आता है इफ ए इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब हुआ कि अगर डिटरमिनेंट बराबर 0 आ गया तो उस केस में
दो केस कहने का मतलब, अगर ये आपका कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर अगर आपका 0 आ गया, ठीक, तो उस केस में आप x बराबर ए इनवर्स दैट मींस एक्स वाई जेड को नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एक और भी टर्म्स हम लोग को इंक्रीज कर जाता है, वो है इफ अच्छा ये नहीं लिखा मैंने, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिसेस दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0, देन firstly we have to calculate adjoint of A into B। हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A into B को कैलकुलेट करेंगे। अगर ये आपका 0 आ गया तो एडजॉइंट ऑफ A into B को कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इसका दो केस लेंगे, पहला केस दूसरा केस। अगर आपका एडजॉइंट ऑफ A into B इज इक्वल टू नॉट 0 आया, अगर आपका एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू नॉट 0 आया, और दूसरा केस एडजॉइंट ऑफ A into B इज इक्वल टू 0 आया, तो अगर एडजॉइंट ऑफ A into B इज इक्वल टू नॉट 0 आया, तो उस केस में आपका जो आएगा यहां पे आएगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, या आप डायरेक्ट लिखिए, उतना लैंग्वेज मैंने लिखूंगा, सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, इसे सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इस केस में अगर सिस्टम सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डेफिनेटली रूप से क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर आपका एडजॉइंट ऑफ A इंटू B बराबर 0 आ जाए तो यहां पर दोनों केस हो सकती है, दोनों केस हो सकती है, ठीक, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है या नॉट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इस केस में इफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू 0, देन इस केस को फिर से थोड़ा अलग करके हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में बगल में लिख लेना, यहां पे अलग करके मैं लिख रहा हूं, देन सॉल्यूशन मे बी इनफाइनाइट, और सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकता है या डजंट एग्जिस्ट, या आपका एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, ठीक, वो डिपेंड करता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह का है। तो फिर मैं उसको सॉल्व करने के बाद ही बता सकता हूं, ठीक, कि उसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और वो डजंट एग्जिस्ट भी कर सकता है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। चलिए, अगर हम लोगों ने यहां तक सीख लिया तो अब जो है आपका इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। देखिए कि आपको एग्जांपल 27 नंबर में, तो आप लोग याद रखेंगे कि कहां पर मैंने क्या निकाला, ये सारा चीज आप लोगों ने समझ गया होगा। चलिए, अगर यही चीज आप लोग का जो है 2 वेरिएबल के लिए भी अप्लाई होता है और 3 वेरिएबल के लिए, तो अगर आप लोगों ने यहां तक सीख लिए हैं तो मैं अब चलता हूं आप लोगों के साथ में एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन में 27 दिया हुआ है, देखना आप लोग, ये एग्जांपल 27 है और इसमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 2x प्लस 5y दिया हुआ है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को मुझे सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड से। देखिए, वैसे तो आप लोग को प्रॉपर जो है आपके क्लास में कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जा रहा है, बहुत दिनों से नहीं पूछता ये क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को मैं फिर भी बता रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले कहेंगे लेट ए बराबर 253, सीबीएसई में पूछती है 2532 मैंने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल एक्स बराबर में मान लूंगा स्मॉल एक्स वाई, और उसके बाद एक बी बराबर में मान लूंगा होल से बराबर। सिंस एक्स बराबर मेरा क्या होता है, ए इनवर्स बी, मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को बताया। तो सबसे पहले मुझे अब टारगेट रहेगा कि ए का इनवर्स निकालना। अब चलिए, ए का अगर मैं इनवर्स निकालने को चला, ध्यान से आप लोग देखिएगा, अगर मैं ए का इनवर्स निकाला तो सबसे पहले मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया कि इस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, इसमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए जब मैं निकाल लिया तो इसके बाद मेरा क्या टारगेट है, इसमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाला
तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा 4 माइनस 15 दैट विल बी माइनस 11। सो अब क्या करेंगे हम लोग x बराबर क्या बोल सकते हैं a इनवर्स, दैट मींस क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो अगर मैं इसको निकाला तो आपको क्या आ जाएगा -1/11 इनटू a इनवर्स मतलब क्या है 2 - 5 - 3 2 - 5 - 3 2 इनटू b का वैल्यू आप लोग देखेंगे 17। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो -1/11 2 और ये आपका -35 आ गया, ना 2 और -35 तो कितना आ जाएगा -33। फिर इसको करेंगे तो -3 और +14 कितना आ जाएगा +11 ये आ गया। अब इसको अगर इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 - 1। तो आप x बराबर जो ये कैपिटल x है वो क्या है स्मॉल x है स्मॉल y। सो आप यहाँ से क्या ऑप्शन कर रहे हो x y बराबर मेरा क्या आ गया 3 - 1। So, according to definition of equality of matrices, we observe that small x बराबर 3 and y बराबर क्या हो गया -1। तो इस तरह से मैं क्या कहूंगा x और y का वैल्यू निकाल लिया। चलिए अगर आप लोगों ने इसको बना लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देख लूं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस क्या करेगा इसमें डाटा का थोड़ा सा चेंजिंग किया गया और 3 वेरिएबल का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं। देखना आप लोग किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है मेरा वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आपका सबसे पहला टारगेट है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अच्छे से लिख लेना। 3x - 2y + 5z = 3x - 2y + 3z = 8। दूसरा जो इक्वेशन है वो आपका 2x + y - z है। 2x + y - z = जो दिया हुआ आपका 1 दिया हुआ है। तो तीसरा इक्वेशन 4x - 3y + 2z = आपका 4 दिया हुआ है। इसमें x y और z का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ a की बात करूंगा तो 3 - 2 3 2 1 - 1 4 - 3 2 याद है। अब अगर मैं इसका डिटरमिनेंट पहले निकालना पसंद करूंगा क्योंकि आप लोग तो सब चीज तो जानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार कैपिटल X को भी सेपरेट कर दिया x y z एंड b = 8 1 4 ये आ गई। अब मुझे क्या करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड किया ये कैंसिल क्या हो जाएगा 3 × 2 -3 और उसके बाद फिर मैं -+2 ले लिया ये कैंसिल क्या हो गया 4 + 4 फिर +3 ये कैंसिल क्या हो गया -6 -4। इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा -3। इसको अगर किया +16 ये आपने किया तो -13 और इसने किया तो -33 + 16 क्या गया -17 आ गई। तो ये आपने क्या निकाला डिटरमिनेंट ऑफ ए को कैलकुलेट कर लिया। अगर आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट किया तो मेरा टारगेट है किसका एडजॉइंट निकाले। चलिए अगर मैं एडजॉइंट निकाला तो एडजॉइंट ऑफ ए मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो आप लोग को सही लगेगा। देखना आप लोग डायरेक्ट मैं लिखता हूं आपका क्या होता है यहाँ पे C11 होता है। चलिए मैं C11 निकालता हूं, आपका इसका है इसी से मैं निकालता हूं। मैं पहले इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लोग ले लेंगे इस तरह से करते ये कैंसिल। तो यहाँ पे इसका C11 तो 1 1 आपका 2 इवन है तो डायरेक्ट में 2 + 3 करूंगा तो 2 और -3 करूंगा तो क्या आएगा -1 आ जाएगी। चलिए यहाँ पे C12 बताते एक माइनस ऑलरेडी माइनस आएगा इसको याद रखना और इसको इस तरह से करेंगे ये कैंसिल 4 और +4 क्या आएगा 8 और एक ऑलरेडी -8। C13 ये कैंसिल 13 का अगर से तो पॉजिटिव आएगा ये कैंसिल -6 -4 -10 ये आपका C21 ये कैंसिल और T21 है तो माइनस तो आएगा ये कैंसिल -4 और +9 तो -4 + 9 क्या हो गया -4 + 9 दैट मींस 5। तो आराम से मैं इसको लिख दूंगा -5 क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस आएगा। चलिए C22 ये तो पॉजिटिव मिलेगा ये कैंसिल 6 और यहाँ पे 12 क्या देगा -6। फिर आपका ये 23 यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी एक आएगा ये कैंसिल क्या होगा -9 और ये क्या है +8 -1। इसके बाद मैं C31 निकालूंगा ये कैंसिल क्या हो गया -2 -3 -1 -3 -5 आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर 13 है तो 1 + 3 क्या होगा 4 इवन है तो इसलिए पॉजिटिव माइनस नेगेटिव ले लेंगे जो पहले से। इसके बाद इसको कैंसिल करेंगे ये कैंसिल ये आपका 32 की तरफ जाता है तो आपका नेगेटिव से निकल पहले से होगा ये कैंसिल क्या होगा ये कैंसिल -3
-6 -9 +9। फिर इसको करेंगे, ये आपका 33 है, पॉजिटिव है, ये कैंसिल 3 + 4 क्या होगा 7। और इसका ट्रांसपोज, अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो -1 -8 -10 -5 -6 1 -5 9 7। अब जो है एडजॉइंट ऑफ ए को आ गया, मुझे क्या निकालना, सिंस x निकालना, x बराबर क्या जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकाला तो -1 -5 -5 -8 -6 9 -10 1 7। और आपका जो b है वो कैपिटल बी, आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो 8 1 4 है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगी, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 -5 क्या होगा -13 और -13 और माइनस और इसके बाद इसका 5 है, -8 -5 क्या होगा -9 और -20 तो -29 यहां से आ जाएगी। तो आपका जो ये आ गया, कितना आ गया, कहीं गलती तो नहीं की हम लोग, ध्यान से देखने के बाद आपको फैक्टर निकालने में अगर हम लोगों ने गलती किया होगा तो फिर गलत होने का ज्यादा चांस रहेगा डिटरमिनेंट बनाने में। ओ ये आपका आ गया, ये तो सही है। आपका ये चीज जो है मैं लाया हूं, ये आपका है एक मिनट में सबको पहले करके देखता हूं। पहले -80 और +1 -79 + 28 79 और ये आपका आ गया 28। माइनस, ये तो आपका सही है -51 और उसके बाद जो है आपका ये डिटरमिनेंट ऑफ ए से तो डिवाइड होगा ही, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या -17 और उसके बाद जो है आपका ये आ गया। फिर इसको मैं किया तो -64 -6 9 70 और 70 और 36 चाहिए 34 हो गया तो -34 ही आ जाएगी। और ये जो है आपका, एक मिनट के लिए मैं फिर से देख लेता हूँ आपका, ये जो आपका है इसके लिए मैंने पहले को फैक्टर निकाला था, तो ये आपका आ गया था -1। फिर इसको देख ले तो ये कैंसिल 2 1 2 और ये आपका है माइनस है तो -2 1 2 और ये -1 ये ठीक है। अगर मैं इसके लिए निकाला को फैक्टर तो आपका ये कैंसिल -4 और माइनस +9 में से 4 गया 5 और ये करना माइनस, ये सही है। और उसके बाद फिर अगर ये सही है तो फिर इसको मैं करता हूं, ये आपका कैंसिल -2 हो जाएगी 2 और -3 2 -3 -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गलती है क्या, ये आपका -1 आ जाएगा 31। अच्छा ये -1 आ गया। अगर ये -1 आया तो देखना आप लोग, ये तो आपको -3 नहीं था, ये आपका -1 आ गया। अब ये आपका सही होगा। इसको अगर मैं किया तो -8 -5 -40 -2 -17 ये आ गया। अब डिवाइडेड बाय क्या इसमें है -1/17। तो कुल मिलाकर किसको अगर मैं ऊपर करके ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3 और जो कि क्या है आपका x y z का वैल्यू। सो x बराबर आ गया 1, y बराबर आ गया आपका 2, z बराबर आ गया 3। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने पर थोड़ा कहीं ना कहीं आपको गलती होने का चांस रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को सॉल्व कर लिया। चलिए तो इसमें कुछ है नहीं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को मैंने कोफैक्टर निकालना सिखा दिया था पहले ही, इसलिए पहले कोफैक्टर को मैं बार बार बता रहा हूँ, कोफैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग जब बोर्ड में बनाए ना तो होता है कभी कभी मैट्रिक्स इस तरह के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे ना तो कोफैक्टर वगैरह निकालने में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो कैसे हम लोग चेक आउट करेंगे कि मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ सही है कि गलत है। तो ऐसा करना आप लोग पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को ना अलजेब्रा मेथड से बगल में सॉल्व कर लेना, एक्स वाई जेड को पहले ही ऑब्टेन कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको जो फाइनल आंसर मिलेगी ना उस पर कॉन्फिडेंस अच्छी रहेगी। ठीक,
मुझे जैसे कि गलत मिल गया तो मैंने कैसे जाना, यही काम किया था। पहले से मुझे आइडिया था कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1, 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे एक्स के बराबर 1 होना चाहिए, वाई का वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू 3 होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रोसीड कर दिया। देखना ये क्वेश्चन में आपका 29 है एग्जाम्पल का, देखना वो 29 में बोला है कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 6, 3 नंबर का सम 6 है, तो मैं मानूंगा लेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर भी x, y एंड z अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि तीनों नंबर का जो सम है वो आपका दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, फिर दिया हुआ है इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, अगर मैं थर्ड नंबर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 जाएगा एंड सेकंड नंबर टू इट, और इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11, मतलब क्या, और सेकंड नंबर में अगर मैं उसको ऐड कर दिया तो हम लोग 11 ऑब्टेन किए, तो दूसरा इक्वेशन बनेगा। फिर कहता है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दिए तो x प्लस जेड को ऐड कर दिए, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, हम लोग डबल ऑफ सेकंड नंबर का ऑब्टेन करेंगे, ये हो गया। तो यहां से मुझे x माइनस 2y प्लस जेड बराबर क्या मिल गया, 0 आ गया। अब बोला है रिप्रेजेंट इन इट अलजेब्रिकली, तो मैंने तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। एक इक्वेशन का सिस्टम मेरा ये हुआ पहला, दूसरा मेरा ये हो गया, तीसरा मेरा ये हो गया। अब इसमें बोला है कि अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के बाद पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को फाइंड करना, तो हम लोग कैसे करेंगे, एकदम वही चीज है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरा क्या मिला, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिला x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, y प्लस 3z इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x नहीं है तो मैं x को 0 से लिख लेता हूँ, y प्लस 3z इज इक्वल टू क्या होगा 11, और तीसरा जो आपका x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, देखना कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करेंगे लेट, ये बराबर मुझे क्या मिलेगी 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे 0 1 3 0 1 3, और 1 माइनस 2 1, यहाँ पे आ जाएगी 1 माइनस 2 1। दूसरी बात है कि अगर मैं कैपिटल X निकाला तो मुझे x y z मिलेगी, और तीसरी बात अगर मैं b को कैलकुलेट किया तो मेरा क्या आ जाएगा 6 11 0 आ जाएगी। यहां तक में आप लोगों को दिक्कत नहीं चाहिए। अब यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो x बराबर a इनवर्स, सिंस हम लोग जानते हैं कि क्या है, ये जो आपका x जो है ये x y z जिसमें आपका कॉलम की तरह आपका लाइक किया हुआ है वो आपका a इनवर्स इनटू b के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं a इनवर्स फाइंड करूंगा, तो a इनवर्स जो मैं करूंगा इसके लिए मुझे कोफैक्टर चाहिए और डिटरमिनेंट चाहिए, तो लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1, ये आ गया। अब यहाँ इसका मैं अगर डिटरमिनेंट बनाया तो मैंने इसके फर्स्ट कॉलम के मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, ये कैंसिल 1 प्लस 5 क्या देगा 6, 1 3 टू 6 दैट मींस 7, फिर आपका 1 इंटू 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके इस 1 के लोग करेंगे ये कैंसिल 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल मार्क कितना आ गया 9 आ गया। आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, अब मुझे क्या करना है कोफैक्टर निकालना, या दूसरे लोगों में बोले तो मुझे एडजॉइंट निकालना है। तो चलिए इसको मैं मिटा लेता हूं, देखना आप लोग कैसे करेंगे हम लोग। अब क्या है कि हम लोग सबसे पहले डायरेक्टली एडजॉइंट निकालते हैं, तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए चले तो मैं यहाँ पे लिख लू उसको एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो होगी वो मेरा क्या लेगा, एक मैट्रिक्स होगा जिसमें क्या होगा कि एंट्री जो होगा इसके आएंगे, तो इस तरह से करेंगे ये कैंसिल, ये 11 के पोजीशन पे क्या आएगा आपका 7 चले जाएगी, ये 12 के पोजीशन पे ये कैंसिल 0 माइनस 3 चले जाएगी, लेकिन ये 12 है तो ऑलरेडी माइनस माइनस पॉजिटिव चले जाएगी, ये 13 ये कैंसिल ये आपका 0 ये आपका -1, तो 13 है तो ये आपका -1 आ जाएगी। अब अगर मैं इसके तरफ चलता हूं तो ये कैंसिल क्या आएगी 1 माइनस 2 बदले में 3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 21 माइनस 3 आ जाएगी। फिर इसको करूंगा ये कैंसिल क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 गया तो 0 आ जाएगी। फिर आप यहां से करते हैं तो ये कैंसिल -2 -1 -3 आ जाएगी, 21 22 23 दैट मींस -3, और ऊपर से क्या आ जाएगा एक माइनस वो आ जाएगी तो आपको पॉजिटिव बना देगा। फिर मैं इसके अलग करूंगा ये कैंसिल 3 - 1 गया 2 हो गया, 31 32 है तो नेगेटिव होगा, ये कैंसिल 3 हो जाएगी नेगेटिव के साथ, ठीक 32 आएगा आएगी, और उसके बाद ये आपका 33 है, इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा 33 करेंगे पे तो 1 आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर ट्रांसपोज अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगी, ट्रांसपोज करने पर ये 7 3 - 1 7 3 - 1 -3 0 3 -3 0 3,
फिर आपका 2 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 1 आ गया। ये मेरा इसका करने का मतलब रिजल्ट ऑफ ए आ गया। सो अगर मैं यहां से ए इनवर्स निकाला तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इसके में डिटरमिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा डिटरमिनेंट है 9, तो मैं 1/9 और ये जो है आपका 7 माइनस 3 2 और उसके बाद है 3 0 माइनस 2 3 0 माइनस 2 और उसके बाद है माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 और इसको मैं क्या करूंगा, ये जो आपका बी है 6 11 0 इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे 1/9, इसके बाद यहां से करूंगा 6 7 42 हो गया, 9 के 27 प्लस 0, तो 42 में 27 अगर चले जाइए तो कितना बच गया आपका, 42 में अगर मैं 27 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका 15 बच रही है। तो आपको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपका आराम से 15 में लिख दिया और उसके बाद जो है आपका सॉरी यहाँ पे 11 ना है, सॉरी 42 11 का 33, यहाँ पे 9 बचेगी, ठीक, मिस्टेक से लिखा गया था। और उसके बाद यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 27 बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा 1 2 3 और ये किसके बराबर है आपका एक्स वाई जेड के बराबर है। सो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर 1, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा y बराबर 2 और अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो z बराबर कितना आ जाएगा 3। इस तरह से हम लोगों ने x y और z का वैल्यू को फाइंड कर दिया। ये आपका था एग्जांपल 29 हो गया है। अगर आप लोगों ने एग्जांपल 29 को समझ लिया तो अब हम लोगों को चलना है एक्सरसाइज की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 4.6 में दिया हुआ है। तो देखिए एक्सरसाइज 4.6 में किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को डाला गया है वो हम लोग देखते हैं। हाँ तो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सॉरी एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट नंबर देखिएगा। इसमें बोल रहे एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है हम लोग को एग्जामिन करना है, चेक करना है कि दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ है शेयर कर रहे हैं वो है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। दूसरा है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में कि कब हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं कब इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर दी गई जैसे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो बाय मैट्रिक्स मेथड से हम लोगों ने क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे। फिर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलेंगे तो उसको मैं बोलता हूं लेट A इज इक्वल टू बी द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स व्हिच फर्स्ट रो विल बी coefficient of x and y in the first equation, while in second row we take all those coefficients which is the part of a सेकेंड इक्वेशन दैट मींस 2 and 3। अब मुझे यहाँ पे कंसिस्टेंसी आगे आप अगर मानना पसंद करते हैं तो ले भी सकते हो, बट इसी कोई जरूरत अभी हम लोगों को ये इस चीज की है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए इस तरह से हम लोगों ने चलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब इसकी बात क्या है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो आ जाती है, जैसा कि आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन ही होती है, क्या होती है डेफिनेशन कि दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक दैट मींस हैविंग सॉल्यूशन मींस दैट एनी टाइप सॉल्यूशन आइदर वन सॉल्यूशन दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन और मैनी और इनफिनिटली सॉल्यूशन। तो ये दोनों में से कोई केस भी अगर यहाँ पे आ जाती है तो उस केस में मैं बोलता हूं कि दिया गया आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो आपका कंसिस्टेंट है। तो यहां से अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 1 2 2 3 इस तरह से। इसको अगर मैं सॉल्व किया तो 3 - 4 दैट विल बी -1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 की इक्वल टू नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो गया गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या हो गया कंसिस्टेंट हो गया। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का यही आपका डेफिनेशन था। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है इसी तरह से 2x - y = 5 और दूसरा इक्वेशन x + y
इक्वल टू 4। तो फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे भी एक अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स मानेंगे जो कि आपका आएगी 2 - 1 1 1, इस तरह से आ गया। फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर आप पसंद करते हो एक्स को लिखने, कैपिटल एक्स को, और एक आपका बी आता जो कि 5 4 है। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की चेक करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने निकाला जो कि आपका आ गया क्या 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो कंसिस्टेंट चेक करने का यही आपका तरीका है। बट मैंने आपको यह भी बताया था उस केस में, कब, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोग चलते, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि हम लोग चर्चा करते, तो उसमें बताए थे कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो उस केस में उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा मींस दैट इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी एग्जिस्ट इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस में मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन या डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है, तो उस केस में आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ जाता है। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर जो हम लोगों को क्वेश्चन दी गई है उसमें है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। और इसमें बोलता है क्या कि चेक करके बताओ कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। लेट ए विल बी द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 3 2 6, बी जो है मेरा वो क्या है, ये आपका कांस्टेंट वाला पार्ट में उसका एक मैट्रिक्स बनाया, और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई ये आ गया। अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ये निकाला तो ये क्या आ जाएगी 1 3 2 6, जिसका वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू जब मुझे 0 आ गई तो अब मुझे क्या करना है ना, इस केस में मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया था कि सिंपल है कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए या तो आप कोफैक्टर निकाले और कोफैक्टर को क्या करें, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करके फिर जो आपको मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगी। बट ये एक लेंथी प्रोसीजर है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के साथ बताया था कि सिंपल प्रोसेस है कि अगर 2x2 मैट्रिक्स का आपको 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए उसके इसमें उसका एडजॉइंट पूछे तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इस तरह रिप्लेस कर देंगे, कर दिया, और ऑफ डायगोनल में क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इसका एडजॉइंट ऑब्टेन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी कैलकुलेट करूंगा। एडजॉइंट ऑफ ए मेरी क्या है 6 - 3 - 2 1 इनटू बी जो आपका है 5 और 8। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो आपका आएगा 6 5 या 30, यहाँ पे 8 3 या 24, दैट मींस 6 -10 + 8 दैट मींस -2, दैट विल बी नॉट ए जीरो मैट्रिक्स। तो यह आपका जीरो मैट्रिक्स नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, there does not exist any solution, there doesn't exist solution। तो यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा सो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो गया आपका, इट इज इनकंसिस्टेंट हो गया। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि कंसिस्टेंट कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब होती है। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 समझ लिए तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखना आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ही इसी तरह जो क्वेश्चन आपको 4 नंबर भी है, बस उसमें क्या है कि वो आपका 3 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर देखना 4 में क्या है, 4 नंबर में जो है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल जो आपका दिया हुआ है x + y + z इज इक्वल टू 1, फिर आपका 2x + 3y 2x + 2z इज इक्वल टू 2, और थर्ड इक्वेशन आपको है ax + ay + 2az है इज इक्वल टू 4। ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ क्या सिखाया है, सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लूंगा। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या होगी 1 1 1 1 1 1, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट। फिर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट 2 3 2। थर्ड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट। इस तरह से लिख लूंगा। इसके बाद अगर आप आगे और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट इसकी कोई यूजेज हम लोगों का यहाँ पे नहीं है। जब हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसके से मेरी इसकी जरूरत पड़ती है, फिर भी मैं लिख लिया। चलिए इतना लिखने के बाद क्या हुआ,
हम लोग फिर क्या करेंगे ना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर मैंने फाइंड करने को चला 2 3 2 ए 2a, तो इस केस में मुझे क्या मिलेगी 1, और ये 6 से -2 आ गया 4, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आप लोग सही कर लेंगे। फिर ये आपका आएगा 4a में से 2a गया तो 2a प्लस, फिर आपका इसमें चलेंगे तो 2a में से 3 गया तो माइनस से, तो इस तरह से आपका आ गया। दैट मींस कितना आ गया ये, दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है, अगर ये आपका 0 के बराबर नहीं है, सो क्या हो गया, ये इट इज कंसिस्टेंट हो गया। तो हम लोग को अब आगे कंसिस्टेंसी नहीं चेक करना, यहीं पे मेरी इसकी कहानी खत्म हो गया। चलिए, अगर आप लोगों ने ये देख लिया तो अब किसी में इसी तरह के क्वेश्चन और भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 3x - y - 2z है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखना, 3x - y - 2z इज इक्वल टू -2z इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन है 2y - z इज इक्वल टू -1, 2y - z इज इक्वल टू -1। तीसरा इक्वेशन है 3x - 5y, 3x - 5y इज इक्वल टू आपका 3 दिया हुआ। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में चर्चा करना कि ये कंसिस्टेंट है कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले मेरी टारगेट क्या रहेगी, आप यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स मानोगे, लेट a इज इक्वल टू 3 - 1 - 2। आपका सेकंड इक्वेशन इसमें x का पार्ट नहीं तो मैं 0 × x लिख दिया, 0 2 - 1, और आपका थर्ड इक्वेशन में 3 - 5 3 दिया हुआ है। ठीक, सॉरी इसमें z नहीं है तो मैं 0 × z लिख दूं, इसमें z नहीं है। आपका इक्वेशन है 3x - 5y, तो 5y है, इसमें z नहीं तो मैंने इसको 0 × z लिख दिया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। और उसके बाद ये आपका इक्वेशन मिल गया। अब देखिएगा यहाँ पे और भी मुझे जो चीजें मिल रही है उससे मैं लिख लेता हूँ। x मिल रही है और उसके बाद मुझे एक b मिल रही है जिसका जो इंक्रीज है 2 - 1 3 दिया हुआ है। चलिए, इस तरह से मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात करा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए को कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मैं ए को कैलकुलेट किया तो 3 से, ये देखिएगा एक बार मैं लिख देता हूँ, 3 - 1 - 2 0 2 -1 3 - 5 0। और अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो 3 इस तरह से कैंसिल हो जाएगी, 0 और ये क्या देगी -5। फिर आपका यहाँ पे -1 करेगा तो +1 इंटू ये आपका कैंसिल, ये कैंसिल 0 और ये आपका +3। फिर आपका आ जाता है +2 और इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये कैंसिल, ये आपका -6। इसको अगर आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये आपकी कितना आ जाएगी, -15 - 12 कितना आ जाएगी, -15, और ये आपका -12 आ गया। तो इस केस में क्या हुआ, ये आपका कितना है, 1 मिनट में फिर से देखता हूँ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल 0 और एक ये -3 माइनस प्लस, अच्छा तो यहाँ पे -3 होगा। और ये आपका अगर मैं 3 के लॉन्ग किया तो माइनस प्लस, फिर -5 और फिर ये आपका 1 मिनट में फिर से लिख लेता हूँ इक्वेशन का, 3 - 1 - 2 0 2 -1 0 2 -1 3 - 5 0 3 - 5 0 दिया हुआ। इसका मैंने डिटरमिनेंट बनाया तो 3 के अलॉन्ग में आ जाएगा कि 0 आपका ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा -5 जैसे ये। और उसके बाद फिर मैं अगर -1 के अलॉन्ग किया तो -1, अच्छा एक माइनस वो भी आ जाएगा तो ये प्लस आ जाएगी। और उसके बाद ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0 3, ये तो ठीक है। फिर -2 के अलॉन्ग मैंने किया, -2 के अलॉन्ग तो ये आपका 0 और -2 और ये -6, तो -2 और -2 आ जाएगी, तो ये आपका प्लस आ जाएगी। हाँ, तो अब इसके बाद ये कितना आ गया, 0 आ गया। अगर अब ये 0 आ गया तो उस केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर ये आपका 0 आ जाए, डिटरमिनेंट अगर किसी भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का 0 आ जाए, उस केस में मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है और उसके बाद एडजॉइंट a इंटू b को फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ से एडजॉइंट निकालने को चला गया तो देखिएगा यहाँ से क्या मुझे मिलेगी, देखना आप लोग ध्यान से। सबसे पहले मैं यहाँ से एडजॉइंट निकालूंगा तो C11 निकालूंगा। C11 किस तरह से निकालते हैं आप लोग को मैंने अच्छे से पढ़ाया है कि C11 बराबर मेरा क्या होता है, उसके लिए मैंने पढ़ाया था कि C11 मींस दैट क्या होता है, ये 1 1 फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, A11 की जगह पे डिलीट कर देंगे। ये डिटरमिनेंट जो होती है इसकी वैल्यू होती है, और उसके साथ एक चीज और अटैच होती है, वो -1 का पावर i प्लस j अटैच हो जाता है। तो इस तरह से अगर मैं निकालूंगा तो अगर आप कहें तो मैं फिर से थोड़ा सा डिटेल करता हूँ, किसी क्वेश्चन में इतना बताना जरूरी होता है क्योंकि हो सकता है कभी आप कभी भूल ही गए। चलिए, तो इस तरह से अगर मैं निकालूंगा तो इस जगह पे क्या आएगी, ये तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
और इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगी, -5 आ जाएगी। तो -5 हुआ और ये i प्लस जे का इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसका मतलब i प्लस जे अगर -1 का पावर इवन नंबर देंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये -5 आ जाएगी। चलिए अब मैं इसका को फैक्टर निकालता हूँ, ये आपका A12 है, ये कैंसिल, ये 0 हो जाएगी, ये आपका कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी पॉजिटिव में। तो ये A12 है, 3 पॉजिटिव में आएगा, लेकिन 3 के साथ क्या होगा, -1 टू द पावर i प्लस जे भी होगा। ये A11 A12 है तो दैट डेफिनेटली रूप से क्या होगा, -1 टू द पावर i प्लस जे, दैट मींस नेगेटिव नंबर इसमें अटैच हो जाएगी। तो फिर उसमें क्या होगा, ये आपका यहाँ पे आया -3, दैट मींस माइनस प्लस 3 आ जाएगी। फिर आप इसका को फैक्टर निकालेंगे, इसी तरह से आपका 11 12 13, तो यहाँ पे इवन आया तो आपका माइनस से चेंज नहीं करेगा, ये इसी तरह से रहेगा। फिर ये 0 और यहाँ पे -6 आ जाएगी। अब इसके बाद क्या है, इसका निकालेंगे तो ये खत्म, कितना आ जाएगी आपका, ये 21 है तो नेगेटिव एक अपना तरफ से लगाएंगे, ये कैंसिल, ये खत्म हो गई और ये आपका 5 टू 10 हो गई। बट पॉजिटिव है, लेकिन आपका देखिएगा नेगेटिव है, एक माइनस इसका आ जाएगा तो पॉजिटिव बना देगा। फिर इसका निकालेंगे तो ये कैंसिल, इसकी कहानी 0 आ जाएगी, ये आपका कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। और ये 20 है, ये 22 है तो 22 है +6 ही रह जाएगा। ये 23 की बात करूंगा तो एक नेगेटिव अपनी तरफ से, ये कैंसिल, ये कहते हैं, ये आपका -15 और ये आपका क्या होगा +3, दैट मींस -12 और ये किस पोजीशन पे, ये 23, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा -15 प्लस, मतलब -12 आता है तो -12 में माइनस लेंगे तो +12। अब मैं इसको करूंगा, ये 31 तो ये कैंसिल, ये क्या देगा 1 और ये आपका क्या देगा 4, दैट मींस 5 और 5 आ जाएगा, ये 31 है तो यहाँ आराम से मैं 5 लिखूंगा, 32 नेगेटिव अपने तरफ से आएगा, ये कैंसिल, मैं डायरेक्ट निकालूंगा कोई फैक्टर, ये कैंसिल। फिर इस केस में क्या होगी, ये आपका -3 आ जाएगी, ये आपका 0 ही रहेगी तो -3 और इसके किस पोजीशन पे 31 32, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा +3 आ जाएगी, ये कैंसिल। फिर आपका इसको अगर निकालते हैं 32 के बाद इसको, तो यहाँ पे क्या 6 आ जाएगी 33 के पोजीशन पर, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा और इसके बाद इसका क्या करूंगा ट्रांसपोज निकालूंगा। फिर ये रो आपको कॉलम में कन्वर्ट कर जाएगी, 10 6 12 5 3 6, इस तरह से हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए आप लोग अगर कहीं ट्रांसपोज ये को फैक्टर निकालने में गलतियां आप लोग सही कर लेंगे। चलिए ये आ गया। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ बी को मल्टीप्लाई कर लूंगा। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका क्या -5 10 5 3 6 3 -6 12 6, इसके साथ मैं क्या करूंगा बी को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा बी क्या है 2 -1 3 2 -1 3। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगी, देखना आपको ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो -10 -20 हो गया और ये आपका 5 से 15 हो गया, तो -20 और 15 कितना आ जाएगी -5। फिर आप इसको करेंगे तो ये 3 to 6 और 6 into -1, फिर -6 दोनों कैट करेंगे 0 3 3 9, यहाँ पे 9 आ जाएगी। फिर इसको करेंगे तो -12, ये आपका -12 -24 और ये 6 3 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी -6। दैट इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, जो कि 0 मैट्रिक्स नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे क्या है, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो इट इज इनकंसिस्टेंट। इसलिए क्या हुआ, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि कब कंसिस्टेंट और कब इनकंसिस्टेंट होता है ये चीज। तो उसके बाद तो आपका अपना कैलकुलेशन अच्छे से करे, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। बस रिजल्ट को याद रखिए कि कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है। तो उसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करके दिखाया है, और उसके बाद आपको मैं प्रॉब्लम्स तो इससे रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों ने किए। चलिए अब इसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन और भी है, वो है आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखना। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, वो दिया हुआ है 5x - y + 4z। तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं 5x - y + 4z इज इक्वल टू 5। दूसरी जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y + 5z इज इक्वल टू 2, 5z इज इक्वल टू 2। फिर आप 5x - 2y + 6z इज इक्वल टू -1, 6z इक्वल टू -1। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले करूंगा कि यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मानूंगा। लेट A विल बी द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स whose rows element will be 5 - 1 and 4, second row element will be 2 3 5 and third row elements will be 5 - 2 6। ये आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं कैपिटल X किसी मैट्रिक्स को माना और इसके इंटरवल को रो में X और Y रख दिया, उसके बाद एक मैंने B मैट्रिक्स माना जिसकी इंटरवल 5 2 - 1 रख दिया। अब इसके बाद क्या है कि मुझे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंटी की बात है, तो मैंने डिटरमिनेंट ऑफ A निकाला, तो 5 - 1 4 फर्स्ट रो में,
सेकंड रो में 2 3 5, थर्ड रो में 5 माइनस 2 6। अगर मैं इसे सॉल्व किया तो 5 ये कैंसिल हो गया, तो क्या गया 6 3 जा 18 प्लस 5 2 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 प्लस 10 कितना आ जाएगा 28। फिर आपका माइनस माइनस प्लस 1 ये आ जाएगी, ये कैंसिल क्या होगा 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 प्लस ये आपका 4 अगर मैं लिया तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू ये कैंसिल माइनस 4 माइनस 15 माइनस 4 माइनस 15 याद है। इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो ये कितना 140 आ जाएगी, ये आपका कितना आ जाएगा माइनस 13, ये आपका कितना आ जाएगा माइनस 76। अब उसके बाद जो आपका है ये आपको अगर 140 और ये आपका आ गया ये आ जाएगी। उसके बाद इसको अगर कैलकुलेट किया तो क्या रहेगा ये आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि आपने इसको जब कैलकुलेट किया तो आपको जीरो की इक्वल नहीं आया, डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में क्या हो गया सो इट इज सो हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कंसिस्टेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेक कर लिया। चाहिए अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गई। अब देखिए 7 नंबर से हम लोगों के साथ क्या डिस्कस करना है मैंने से उसको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों के लिए वो है आपको बोल रहा है क्वेश्चंस में सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब देखिए मैट्रिक्स मेथड से हम लोगों को लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, दिया गया यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन दिया हुआ लीनियर इक्वेशन। इसको कहता है मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करें। मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करने का मतलब क्या होता है वो आप लोग को मालूम है, मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया पीछे के टॉपिक में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से पूछ रहा है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। फिर है आपका 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। क्या दिया 5। तो मुझे यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ठीक, तो सबसे पहले मैंने इसके लिए क्या बताया था आप लोगों को कि मैं यहाँ पे सपोज करूंगा ए बी द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हुई इंक्रीज फर्स्ट इंक्रीज मैट्रिक्स विल बी 5 and 2 while in the second row will be 7 3। उसके बाद मैं एक कैपिटल एक्स मैट्रिक्स मानूंगा जिसमें कि आपका कोएफिशिएंट वेरिएबल रहेगी, और उसके बाद एक मैट्रिक्स में बी मानूंगा जिसमें क्या कांस्टेंट वाले टर्म रहेंगे। इसके बाद क्या है कि यहां तक लिखने के बाद अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूं कि यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल दिया कि सॉल्यूशन निकालो, तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत है ही नहीं कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली उससे सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोगों को मैंने एक एक्सप्रेशन दिया था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे x और y का वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मुझे ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स के लिए मुझे क्या चाहिए सारे इंटरेस्ट की कोफैक्टर। दैट मींस फाइनली मैं अगर दूसरी बात करूं तो इसको बोल सकता हूं कि मैं जानता हूं कि ए इनवर्स बराबर मेरा जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी होता है। जबकि मैंने बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स whose increase will be the cofactor or corresponding cofactor of increase into -1 to the power I plus ये मेरा होता है। मतलब उसके बाद ट्रांसपोज होता है, सॉरी ये तो कोफैक्टर में तो आपका -1 इंटू -1 का पावर I प्लस होता है। और उसके बाद अगर मैं एडजॉइंट निकालता हूं तो क्या करता हूं उसका कहने का मतलब इंक्रीज को मैं कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस करके उसके बाद उसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा। 2/2 का तो मैं तो आपको जादुई तरीके से बताया हूं कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आप चेंज कर दे और ऑफ डायगोनल में -1 से मल्टीप्लाई कर दे। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अगर मैं यहां से ए का डिटरमिनेंट निकाला तो मुझे क्या मिलेगी 15 - 14 दैट विल बी 1। आराम से मैं इतना बोल सकता हूं। अब ये जो चीज मुझे मिली है अब यहां से क्या है सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स मुझे क्या मिला सो ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा क्या है 1। इसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं आराम से एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगा 3 - 2 और -7 5। ये मुझे मिल गई क्या चीज इनवर्स ऑफ ए। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स भी लिखेंगे। ए इनवर्स मेरा क्या है 3 - 2 -7 5। और उसके बाद आपने अगर यहां से b को निकाला तो b मेरा क्या है 4 5।
इसको अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो मुझे कितना आ जाएगा, 4 3 12, 5 इंटू माइनस 2 दैट मींस 2, फिर यहाँ पे माइनस 28 प्लस 5 माइनस 3। ये जो है मेरे x के बराबर है, जिसका इंक्रीज कितना है, कॉलम में x और y है, सो यहां से मुझे क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू 2 एंड y बराबर -3। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इजीली हम लोगों से बन रहा है। बस सिंपल प्रोसीजर है कि आप यहाँ पे एक ए इनवर्स निकालना पड़ता है, अदरवाइज तो आपका सिंपल से एक मल्टीप्लिकेशन है और फाइनली हम लोग आंसर को ले लेते हैं। देखिएगा अब हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोगों से पूछा जा रहा है, देखना क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों के लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोगों का है वो देखिए, ये बोल रहा है कि इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू -2 है, 2x - y इज इक्वल टू -2 है, और उसके बाद 3x + 4y, 3x + 4y इज इक्वल टू आपका 3 है। तो यहाँ पे भी हम लोगों से पूछा जा रहा है x और y का वैल्यू। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले मैं लेट a विल बी द मैट्रिक्स या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स व्हिच इंक्रीज 2 - 1 और 3 4। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कैपिटल X माना जिसमें इंट्री जो मैं कॉलम में स्मॉल x एंड स्मॉल f रखा, और एक मैंने मैट्रिक्स B रखा जो कि आपका -2 3 है, ये आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा A इनवर्स की बात। तो पहले तो एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A अगर मैं निकाला तो मुझे क्या मिलेगी, ये जो होती है वो रिप्लेस करेगी, तो मैं यहाँ पे आ जाएगी 4, यहाँ पे 2, और इसमें माइनस से मल्टीपल है -3, और ये आपका पॉजिटिव गुण, याद है। अब यहाँ पे क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपली है कि ये जो आपका ए है इसका अगर मैं इस तरह से लिख दिया, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या आएगा, दैट विल बी 11। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सो अगर मैं यहाँ से ए इनवर्स की बात करूं तो आप लोग बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मेरा क्या है, ये, और इसमें क्या किया मैंने, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया, दैट विल बी 4 1 -3 2, ये मेरा आ जाएगा ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स निकालने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सो वी नो दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, दैट विल बी द 1/11, और आपका x का वैल्यू 4 1 -3 2, और उसके बाद अगर आप b की बात करते हो, b आपका कितना -2 3, तो मैं यहाँ पे -2 3 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलती है, -8 + 3 -5, फिर आपका यहाँ पे 6 + 6 दैट मींस 12। अब इसको अगर मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दिया तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, -5/11, और यहाँ पे 12/11। सो यहां से अगर मैं x और y की बात किया, इसको अगर मैं इसके बराबर कर दिया x y, तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, सो x इज इक्वल टू मुझे मिलेगी -5/11 एंड y इज इक्वल टू जो मुझे मिलेगी 12/11 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 8 था उसको भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखिए 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से क्या पूछ रहा है, एक इक्वेशन है वो आपका दिया हुआ 4x - 3y = 3, और दूसरा इक्वेशन है 3x - 5 = 7, 3x - 5 = 7। अब इसको मुझे सॉल्व करने को बोला जा रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिमिलर प्रोसेस से यहाँ पे मानेंगे लेट a be the coefficient matrix which increase, first row increase will be 4 - 3 and second row increase will be 3 - 5। और उसके बाद मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a भी फाइंड कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे एक x भी मान लेता हूँ जो कि आपका कॉलम मैट्रिक्स आपका xy के फॉर्म में, और b आपको मैंने मान लिया आपको वो 3 7 कांस्टेंट टर्म्स वाले। अब अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला तो आपका फर्स्ट रो में 4 - 3, सेकंड रो में 3 - 5, इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा, -11 आ गया ना। इतना आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एडजॉइंट ऑफ a को फाइंड करूंगा। अगर मैंने एडजॉइंट ऑफ a फाइंड किया तो ये आपका क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा, और ये आपका क्या देगा 3, और यहाँ पे -3, और यहाँ पे 3। आप लोग बोर्ड में इस तरह से मत लिखिएगा, आप लोग क्या करेंगे फैक्टर निकाल के उसके बाद टीचर्स को दिखाएं तो ज्यादा फायदा रहेगी। और उसके बाद में सो यहाँ से इनवर्स की अगर मैं बात किया तो क्या हो जाएगा, 1/-11, या -11 को अगर मैं ऊपर कर दिया इनटू ये मैट्रिक्स है मेरा -5 3 फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में -3 4, ये आ गई। अब क्या करना है, इसको अगर मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, इसी तरह से छोड़ देते हैं ना। अब हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कैपिटल X इक्वल टू हम लोग जानते हैं इनवर्स इनटू b। इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो -1/11 इनटू फर्स्ट रो में आपका -5 3, सेकंड रो में -3 4,
इंटू बी जो आपका है वो आप देखिए बी कितना है आपका 37 दिया हुआ है, तो मैं उससे भी लिख दिया 37। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो -1/11 इंटू, इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो -5 3 जा 15 और आपका 7 3 जा 21। अगर 21 में 15 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 6 आ जाएगी, -3 3 जा 9, 7 4 जा 28। तो 28 में आप 9 को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 19 आ जाएगा, तो यहां से आपका 19 और ये आपका जो आया 19 इस तरह से आप लोगों को मिल गया। अब इसके अंदर में अगर मैं इसको इंक्लूड कर दिया तो आपका क्या निकलेगा -6/11 और 19/11। और ये आपको एक मैट्रिक्स के कॉलम मैट्रिक्स के मतलब यहाँ पे रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स की तरह आपका आ गया XY की तरह। सो X बराबर अगर आप कंपेयर करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वी गेट X इक्वल टू -6/11 while Y will be the 19/11। इस तरह से हम लोगों ने X और Y का वैल्यू इसमें भी फाइंड कर दिया। अब देखना, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हम लोगों ने सॉरी 9 तक कर दिया। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपका दिया हुआ है ये आपका एक इक्वेशन है, देखना फिर से। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ 5x + 2y = 3 और दूसरा जो इक्वेशन है आपका 3x + 2y = 5। ये आपको दिया हुआ है। इसमें करा क्या है कि आपको x और y का वैल्यू निकालना है इसमें भी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम लोगों ने जो माना है 5 2 3 2 और उसके बाद आपने कैपिटल X बराबर जो माना है कॉलम मैट्रिक्स एज XY और आपने B जो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो 3 5। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले टारगेट मेरी होती है कि मैं इसको क्या करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकाला तो 5 2 3 2, इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैंने निकाला तो ये आपको क्या आ जाएगा -2 -5 और इसमें सॉरी ये आपका रिप्लेस कर देगा 2 5 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई, तो -3 -2। सो यहां से अगर मैं ए इनवर्स निकाला तो आपका क्या होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं 1/4 को अगर मैं बाहर ही रखा और इसको अंदर में कर दिया 2 - 2 और इसके बाद है -3 5 ये आ गया। ये आपका ए इनवर्स निकल गया ना। वी नो दैट कैपिटल X = A इनवर्स B, सो वी कैन राइट 1/4 इनटू 2 - 2 - 3 5 और इनटू B मेरा कितना ध्यान से देखना आप लोग, B आपका 3 5 है। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो 1/4 बाहर आ गया, उसके बाद इसको किया 3 2 6 और -5 2 10 आ गया। यहाँ पे 3 2 6 -10 और यहाँ पे इसका मतलब -4 आ जाएगी। फिर यहाँ पे -3 3 -9 और 5 5 25 25 में अगर मैंने 9 6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 16। अगर इसको इसके अंदर कर लिया तो क्या आ गया -1 4 और यहाँ पे मेरा इंक्रीज क्या आ जाएगा x और y आ गया। सो यहाँ से अगर मैं स्मॉल x का वैल्यू निकाला तो आपको कितना आ गया -1 आ गया और y = 4 आ गया बाय कंपैरिजन। इस तरह से हम लोगों ने इसको भी कर लिया। अब देखना हम लोग आगे करते हैं क्या। चलिए, तो अगर यहां तक हम लोगों ने कर लिया तो अब नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन है 10 के बाद जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो देखना क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी यही चीज दिया हुआ, बस 3 वेरिएबल का इक्वेशन है 2x + y + z = 1 और दूसरा है आपका x - 2y - z x - 2y - z = आपका दिया हुआ है 3/2 और तीसरा इक्वेशन जो है आपका दिया हुआ है 0 × x। कहने का मतलब x वाला टर्म नहीं है, मैंने यहाँ पे जबरदस्ती लिख दिया 3 × y - 5z = 9। इसमें आपका x y और z का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एकदम उसी प्रोसेस से हम लोग को फाइंड करना जैसे मैं वहां पे करता था। लेट a बी द कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 1 0 - 2 - 1 0 3 हाँ, तो ये देखिएगा हम लोगों ने सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लिया और उसके बाद x और b इसमें लिख दिया। अब देखिए ये जो है आपका हम लोग यहाँ से क्या करेंगे नाउ सबसे पहले आप इसके बाद क्या करेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे या आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालें जो आपको पसंद है। अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात किया तो यहाँ पे क्या आएगा
2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 और 0 3 माइनस 5। ये आपका मैट्रिक्स का कोएफिशिएंट में 0 माइनस 2 माइनस 1 देख लेते हैं, सॉरी 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 माइनस 5 ये आ गया। अब अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाला तो 2 इंटू ये आ जाएगा आपको कितना 10 प्लस 3 माइनस 1 के साथ किया तो माइनस 1 के साथ क्या आ जाएगा 5 में से 3 गया 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 हो जाएगा और कुल मिलाकर क्या आ जाएगा कितना 26 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। डिटरमिनेंट 34 आ गया। अब मैं अगर एडजॉइंट निकाला तो एडजॉइंट ऑफ ये क्या होगा आपका, सबसे पहले मैं इसको करूंगा तो इस कैंसिल से आपका 8 10 हो जाएगा और ये 10 और 3 कितना देगा 13 हो जाएगा। 11 की जगह पर 12 की जगह पर 12 की जगह पर नेगेटिव भी लगेगा, ये कैंसिल तो -5 आराम से आ जाएगा, ये कैंसिल -5 आराम से आ जाएगा। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव भी आएगा। फिर यहाँ पे करेंगे ये 13 ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 11 12 13 21 लेंगे तो क्या आ जाएगा -5 -3 -8 ये कैंसिल -5 -3 ये 21 1 22 देखिएगा ये कैंसिल -10 आ गया। और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये निकाला था तो यहाँ पे कितना आ गया था -8 बट यहाँ पे क्या है कि ये 21 था इसलिए पॉजिटिव भी लेंगे और ये 22 मेरा आ गया -10 ये 23 अगर मानेंगे तो ये कैंसिल 3 3 6 23 है 23 में एक नेगेटिव भी आएगा 31 ये कैंसिल -1 और +2 क्या आ जाएगा 1 और ये 31 है तो पॉजिटिव 32 नेगेटिव आ जाएगा ये कैंसिल -2 -1 -3 और आपका ये क्या 32 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया तो 2 -2 और ये आपका क्या हो गया -1 सॉरी एक बार फिर से मैं देखता हूँ थर्ड ये आपका है ये कैंसिल -2 और -1 -3 आएगी। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे 32 फाइंड करते हैं तो ये कैंसिल हुआ तो -2 और -1 -3 और यहाँ पे 32 के पोजीशन पे है तो आपका क्या होगा नेगेटिव भी होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगी। फिर आप इसको अगर फाइंड करते हैं ये कैंसिल तो -4 और 1 जाएगा तो क्या -5 और 33 के पोजीशन पर है तो आपका क्या रहेगा -5 भी रह जाएगी। इस तरह से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। अब सो यहाँ से अगर मैं इनवर्स की बात किया तो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे 1/34 और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए का जो है 1353 इसका तो ट्रांसपोज भी लेंगे ना तो ट्रांसपोज लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा एक बार लिख लेते हैं हम लोग 13 5 ये आपका 5 3 और उसके बाद है 8 -10 -6 और उसके बाद 1 3 -5 ये आ जाएगी। अब इसकी जगह पर अगर मैं इसको लिख दिया 13 8 1 5 -10 3 5 -10 3 फिर आप 3 -6 -5 ये सब आप लोगों को आ गया। चलिए अगर आप लोगों को ये आ गया तो मेरा क्या टारगेट है शो x बराबर जो मुझे मिलेगी वो a इनवर्स इंटू b होगा। a इनवर्स मुझे इतना आ गया तो इसको मैं बाहर ले लिया 1/34 और इसमें 13 8 1 5 -10 3 -6 -5 और इनटू b। अगर मैं b को चूज किया तो b मेरा कहाँ है देखना आप लोग 13/29 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/34 बाहर आ गया। अब इसके बाद देखना ये 13 इसके बाद ये आपका कितना आ गया 12 25 और 9 34 ये आ गया। इसको अगर मैंने किया 5 और ये इसको अगर आपने किया तो कितना मिल गया 15 तो 15 5 में अगर 15 गया तो क्या है -10 और 9 27 तो यहाँ पे 17 मिल गया। फिर देखना 3 और इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया फिर क्या आ जाएगा -9 तो -6 और -45 कितना आ जाएगा -6 और इसके बाद है -45 45 और 6 आपका -51 ये आ जाता है। तो इस तरह से आपने क्या किया इसको भी लिख दिया। अब यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो 34/34 1 आ जाएगी। देखना फिर से थोड़ा सा इसमें हम लोग लेकर यहाँ लिख देते हैं उस चीज के बाद यहाँ लिखना 1 इसको अगर आपने किया तो हाफ इसको अगर आपने किया तो कितना आएगा -3/2 और ये किसके बराबर है x y z के बराबर है। सो यहाँ से x बराबर 1 y बराबर क्या होगा हाफ और z बराबर -3/2। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया x y और z का वैल्यू को फाइंड कर दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया हुआ है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है केवल आपका डाटा में चेंजिंग है। 12 नंबर एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है x - y प्लस z बराबर 4 और उसके बाद दिया हुआ 2x + y - 3z
2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, और थर्ड में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है वो आपको 2 दिया हुआ है। और यहाँ पे बोला है कि इसमें x y z के बारे में बताने के लिए, मतलब x y z का वैल्यू क्या होगा चाहिए। फिर से एक बार हम लोग इक्वेशन में डालेंगे x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3 जेड बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स मांगेंगे लेते हैं। ये आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसका एंट्री 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग कैपिटल एक्स मैट्रिक्स मानेंगे जिसके एंट्री रो में एक्स वाई जेड लिख लिया, और हम लोग एक बी मैट्रिक्स मानेंगे जिसकी एंट्री आपका 4 0 2 दे दिया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे जिसमें 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 दिया हुआ। अगर मैं इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 1 ये कितना जाएगी 1 प्लस 3, फिर मैं अगर प्लस 1 लिया इसमें माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस ये कैंसिल 2 प्लस 3 और आपका प्लस 1, और इसमें मैंने किया तो 2 माइनस 1 दैट मींस 1 इज इक्वल टू अगर किया तो 3 प्लस 1 4 और प्लस 5 9 प्लस 1 10 आ जाएगी, 5 1 6 4 10 आपका 10 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैंने फाइंड किया तो देखना आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने में इसको ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस 3 4 आ जाएगी, और ये 11 की जगह पे तो पॉजिटिव रहेगा, 12 एक नेगेटिव तो आएगी, ये कैंसिल 2 प्लस 3 5 दैट मींस माइनस 5 आ जाएगी। फिर यहाँ पे अगर आपने किया तो ये कैंसिल क्या आएगा 2 माइनस 1 गया 1 गया, लेकिन 11 12 13 के ऊपर से बढ़ जाएगा तो ये आपका 1 ही रह जाएगा, क्योंकि देखिएगा 2 माइनस 1 तरीका हो गया, 13 भी हो गया, 11 12 13 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है 12 13 के बाद क्या करना है देखना आप लोग, इसके बाद में 21 अगर मैं निकाला तो यहाँ पे नेगेटिव तो एक आएगा ही, क्योंकि 2 प्लस 1 3 1 आ रहा है, ये कैंसिल माइनस 1 और माइनस 1 क्या माइनस 2 तो एक नेगेटिव आ जाएगा तो प्लस 2 आ जाएगा। 22 है ये दोनों कैंसिल तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और उसके बाद 23 लेता हूँ, ये कैंसिल 1 माइनस प्लस 1 दैट मींस 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये 2 आ गया। ये आपका कौन सा 21 22 23 आपका नेगेटिव भी आएगा, ये कैंसिल क्या हो गया, तो आपका इसका मतलब नेगेटिव आएगा तो 23 क्या हो गया नेगेटिव, 21 22 23 ये कैंसिल 1 माइनस माइनस प्लस 2 तो दैट मींस इसमें नेगेटिव आएगा तो माइनस 2 हो गया। अब इसके बाद है 31 ये कैंसिल 3 माइनस 1 2 आ जाएगा 31, और 32 की अगर मैंने बात किया तो ये कैंसिल माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 आ जाएगी, 32 है लेकिन यहाँ पे फिर एक माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, फिर 33 ये कैंसिल या तो 1 और प्लस 2 दैट मींस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया तो आप लोग फिर से एक बार मिला भी सकते हैं, फिर से देख लीजिए आप लोग। ये जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 31 यहाँ पे पॉजिटिव भी रहेगा, 3 में से 1 गया 2, ये 32 ये कैंसिल माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 बट 32 पॉजिटिव आ जाएगा 33 ये कैंसिल 1 प्लस 2 3 आ जाएगी ये। तो इस तरह से हम लोग कहते सही होगा। अब मैं यहाँ पे ए इनवर्स निकाला, अगर मैं ए इनवर्स निकाला तो यहाँ पे क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, पहले तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तब तो मुझे निकलेगी एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3 सो अब मैं क्या करूंगा ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स की अगर मैं बात किया तो बस सिंपली सी बात है, यहाँ पे 1/10 से डिवाइड हो जाएगा और ये सारा का सारा लिखा जाएगा 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3। अब क्या करना है हम लोगों को ना, इसके बाद मेरा टारगेट है कि x बराबर ए इनवर्स बी एक्सप्रेशन का यूज करना है। ए इनवर्स की अगर मैंने बात किया तो 1/10 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3 ये आ गए ये ए इनवर्स। बी की अगर मैंने बात किया तो 4 0 2, अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/10 मेरा बाहर ही रहेगी, इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 4 16 हो गया, ये 0 हो गया 2 2 4 आ गया 16 20 आ गया, ये आपका कहानी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है फिर से देखना, ये आपका माइनस 20 आ जाएगा, ये 0 5 2 10 आ जाएगा तो माइनस 10 आ गया। ठीक, इसके बाद अभी 4 0 3 2 6 6 4 10 आ जाएगी। अब इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो आपका कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1, ये आपके किसके बराबर है, ये एज ए कॉलम एक्स वाई जेड हो गया। तो यहाँ से x बराबर 2 आ गया, y बराबर माइनस 1 आ गया, z बराबर 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे x y और z का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो गया। अब 12 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 13 में क्या हम लोग से पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इसी तरह के क्वेश्चन ये भी है 13 नंबर में, थोड़ा सा उसमें बस डिफरेंस देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5 dy क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना आपको 13।
2x प्लस 3y प्लस 3z, 2x प्लस 3y प्लस 2z, सॉरी 3z, 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5x माइनस 2y x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4। इसके बाद देखो 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ, ठीक। अब इसमें कहता है कि आपको x, y और z का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2। उसके बाद मैं एक x मानूंगा, इसकी एंट्री आपका रो की तरह x y रहेगा। इसके बाद मैं एक b मानूंगा मैट्रिक्स, जिसकी एंट्री 5 माइनस 4 रहेगा। अब देखना ध्यान से नाउ। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करूंगा, जो कि आपका आता है 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ये कैंसिल 4 में 4 प्लस 4 क्या देगा 5 माइनस 3, ये कैंसिल माइनस 2 माइनस 3। फिर मैं अगर 3 ले लिया -1 प्लस 6, कुल मिलाकर के आपका कितना आ गया 10 आ जाएगी, ये आपका 15 आ जाएगी, ये आपका 15 आ जाएगी, ये आपका टोटल मिलाकर कितना आ गया 40 आ गया। फिर से एक बार डिटरमिनेंट देख लेंगे हम लोग, गलत तो नहीं की कहीं। 4 प्लस 5 ये ठीक है, -3 ये ठीक है, उसके बाद -2 -3 -5 ये भी ठीक है। 3 के अलग तो -1 और प्लस 6, तो ये आपका आ गया 4 1 5 10 आ गया, 3 2 5 3 माइनस माइनस प्लस आ गया, 5 3 15 आ गया, 5 3 15 ये आ गया, 15 15 30 10 40 आ गया, ये आ गया। अगर आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया तो अब इसके बाद जो है आपको x y z की वैल्यू की सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालने को चले हम लोग, तो सबसे पहले देखना आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, ये कैंसिल, ये आपका 4 प्लस 1 5 आ जाएगी, आराम से 5 लिख दिए, ये 11 के जगह पर 5 भी होना चाहिए। फिर देखना ये आ गया। अब इसके बाद a 12 लेते हैं, ये कैंसिल -2 -3 -5 आया, और आपका नेगेटिव भी आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव 5 आ जाएगा। फिर देखना आप लोग यहाँ से अगर इसको लेते हैं, ये कैंसिल, तो क्या आएगा -1 प्लस 6, दैट मींस ये भी 5 आ रहा है, -1 प्लस 6 -5, बट यहाँ पर 11 12 ये 13 की जगह पर तो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे ये क्या देगा -5 आ जाएगा। अब मैं इसके बाद इसका निकाला 21 की क्या देखना, नेगेटिव एक्शन अपने में से होगा, ये कैंसिल -6 और प्लस 3 क्या जाएगा -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगी। 21 है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखना लाजमी है। आप देखना 22 की जगह पे ये कैंसिल, तो आपका -4 और -9 -13 आ जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको लिख करके -4 -9 -13 और 22 की पोजीशन पर इसी तरह से आ जाएगी। 23 देखना, 23 में आप नेगेटिव लगेगा, इसके बाद ये और ये, इसके बाद -2 -9 -2 और -9, तो कितना आ जाएगा -11। बट यहाँ पे क्या है 21 22 23, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके बाद 31 देखना, ये कैंसिल 3 प्लस 6 9 आ जाएगा। 32 देखना, ये कैंसिल 2 -3 -1 आ जाएगा, 31 32, तो -1 होगा तो पॉजिटिव भी आ जाएगा। फिर 33 की तरफ चले तो ये आपका कैंसिल क्या -4 प्लस 3 -7, तो -7 होगा, 33 तो -7 ही आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज, अगर इसका ट्रांसपोज किया तो क्या होगा 5 5 -5 3 -5 -13 11 9 1 -7 9 1 -7, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। सो यहां से अगर मैं इनवर्स निकाला तो ए इनवर्स बराबर में क्या होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट मींस 1 अपॉन 40 इनटू। अब इसके बाद ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा, क्या है आपका 5 3 9 5 -13 1 -5 11 -7, ये आ गया। अब यहाँ के बाद क्या है कि मैं सबसे पहले x निकालूं, कैपिटल X इक्वल टू क्या होगा a इनवर्स b। चलो 5 3 9 5 -39 -5 11 -7, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना, इसमें मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा, तो b में मेरा 5 -4 उसके बाद 3 है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स मेरा 40 से डिवाइड भी है, याद रखना आप लोग। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 25 25 हो गया, 4 के बाद 9 27, तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, ध्यान से देखना आप लोग। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 40 80, उसके बाद यहाँ पे आपको नेगेटिव वाला मिला -40, ये मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो 80 और ये आपका मिल रहा है कितना आपका -40, और ये डिवाइडेड में क्या है आपका 1/40,
सो इसके अंदर में अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर 1 माइनस 2 सॉरी 1 और 2 और माइनस 1 आ जाएगी, जो कि मेरा क्या है कॉलम में एक्स वाई जेड के बराबर है। सो यहाँ से मुझे क्या होगा एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर क्या आ गया -1 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 समझ लिया तो मैं 14 की तरफ चलता हूँ, देखना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका 14 में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों से क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हम लोगों से कि x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। तो हम लोग लिखते हैं आपका इक्वेशन जो 14 नंबर वो दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। ठीक, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5z, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5। और तीसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। तो आप आराम से मुझे लगता है कि आप अपना खुद से भी फाइंड कर सकते हैं, इजीली अपना फाइंड कर लेंगे आराम से। मैंने जो प्रोसीजर बताया सिमिलर प्रोसेस है। अब मैं 15 नंबर की तरफ तो देखना 15 नंबर में कहता है इफ a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। तो आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a बराबर 15 नंबर में 2 माइनस 3 5 और उसके बाद सेकंड रो में 3 2 माइनस 4, थर्ड रो में 1 1 माइनस 2 ये दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या है कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये आपका ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके बाद बोल रहा है कि आप ए इनवर्स फाइंड करो, और उसके बाद इस ए इनवर्स की हेल्प से कह रहा है कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है जो कि नीचे में मैं उस इक्वेशन को लिख लेता हूं, उसको कहता सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहला टारगेट है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूं। अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, इसको अगर मैं डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट किया तो यहाँ पे कह सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। अगर मैं इसे सॉल्व किया तो देखना 2 इंटू ये कैंसिल आपका क्या देगा -4 प्लस 4 प्लस 3 अगर लिया ये कैंसिल -6 प्लस 4, फिर आपका +5 ये कैंसिल हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगी, ये आपका -6 प्लस 4 -2 प्लस 3 जाएगा -6 हो जाएगी। ये आपका क्या होगा 3 2 3 में से 2 गया 1 5 इंटू -1। यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या गया -1 आ गया। इसके बाद मुझे क्या करना ना एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैंने निकाला यहाँ पे तो देखना आप लोग ध्यान से, पहले आपका डिटरमिनेंट कितना है -1। अगर मैं इसको मिटा लूंगा तो ठीक रहेगा, इसको मिटा लेता हूँ, इसके बगल में मैं लिख देता हूँ -1 बराबर -1 हो गया। अब यहाँ पे इसका मैं निकालता हूँ एडजॉइंट। अगर मैं एडजॉइंट निकालू तो सबसे पहले A11 A12 A13 A11 का निकालता हूँ, ये कैंसिल देखिए -2 2 4 ये आपका क्या हो गया +4, दैट मींस ये 0 आ गया। A12 निकाला तो ये कैंसिल तो आपका -6 और +4 -2 बट A12 है इसलिए +6 +2 हो जाएगी। इसके बाद A13 निकाला तो यहाँ पे देखना 3 में से 2 गया 1 बट A13 पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। A21 ये कैंसिल +6 में से 5 गया 1 बट यहाँ पे क्या है 21 तो 21 है तो -1 आ जाएगा सिंपली। फिर देखना अब इसके बाद क्या है A22 ये दोनों कैंसिल -4 -5 -9, लेकिन क्या है 22 तो -9 ही देगा। 23 तो नेगेटिव साइन आएगा, ये कैंसिल 2 और +3 क्या देगा 5 बट नेगेटिव साइन लग जाएगा इसमें 2 +3 5 बट नेगेटिव साइन आ जाएगा 23 तो 31 में ये कैंसिल 12 माइनस 10 क्या होगा 2। आराम से मैंने इसको निकाल दिया 31 का। और 32 अगर मैं किया तो नेगेटिव लगेगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल तो -8 और -15 -8 और -15 -23 आएगा 23 आएगा -23 बट ये 32 के पोजीशन पर है तो यहाँ पे -23 डायरेक्ट में लिख दूं चलेगा। अब देखना अब मैं इसको अगर 33 की तरफ चलूंगा ये तो कैंसिल 4 + 9 क्या देगा 11 अब 4 + 9 क्या देगा 30 तो 30 मैंने लिख दिया। और उसके बाद आपका ये 33 के पोजीशन पर इसी तरह देगा और इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो आपको क्या देगा ये 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 2 23 13 ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब आपका देखिए जो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो आप अगर यहाँ से यहाँ से निकालोगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे इसके इस एडजॉइंट में क्या करेंगे हम लोग इसके डिटरमिनेंट जमा करेंगे तो -1 आ जाएगा और 0 -1 2 2 -9 23
1 माइनस 5 13। सो इस -1 को अगर इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगी 0 1 माइनस 2 और -2 9 माइनस 23 और -1 5 माइनस 13। ये मेरा क्या हो गया, इसका इनवर्स निकल गया। अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसका इनवर्स निकाल लिया तो अब क्या है कि आपका कह रहा है इसी से रिलेटेड एक इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन को कहता है कि इसी इनवर्स की हेल्प से सॉल्व करने के लिए। देखिए हम लोग इसको मिटा लेते हैं। ये अगर आप लोगों ने निकाल लिया तो इनवर्स आधा क्वेश्चन कौन खत्म हो गया। आधा क्वेश्चन में हम लोगों से यही पूछ रहा था। नेक्स्ट जो बोल रहा है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग दिस इक्वेशन, तो मतलब इस इनवर्स का यूज करके हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 11 और दूसरा जो आपका इक्वेशन है वो 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू -5 और तीसरा जो इक्वेशन है x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है -3। तो मुझे कहता है x y z की निकालना, तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर मेरा क्या होगा a इनवर्स इंटू b होगा। a इनवर्स आपको कितना निकला है, ये निकला, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 1 माइनस 2 9 माइनस 23 उसके बाद -1 5 13 और इसके बाद मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना आप लोग। उसके बाद जो आप लोगों का है 13 आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है b है वो कितना है 11 माइनस 5 माइनस 3। अब इसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 ये -5 और ये 6 आराम से आ जाएगा मेरा कितना 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 1 आ गया। फिर इसी तरह से हम लोग y का वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे आपका 2 आ रहा है क्योंकि देखिएगा -22 और ये -45 ये आपका पॉजिटिव आता 63, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। सो आपने यहाँ से क्या निकाला x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि वो जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका सबसे पहले हम लोगों ने इनवर्स फाइंड किया। इनवर्स फाइंड करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि x बराबर कैपिटल X बराबर a इनवर्स इनटू b हम लोग जानते थे, उसी का यूज करके यहाँ पे x y z का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दिया। तो बस ये कुछ था नहीं, थोड़ा सा क्या किया कि क्वेश्चंस करना थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया ताकि बच्चे को लगे कि वो अलग से कुछ करवा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब देखना क्वेश्चन नंबर 16 में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, करा द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ओनियन 3 किलोग्राम वेट एंड 2 किलोग्राम राइस इज 60 रुपीज। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले ये डिफरेंट आइटम्स है और इन सारे आइटम्स का पर किलोग्राम यहाँ पे प्राइस की बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज वाले को वर्ड प्रॉब्लम है, लेट प्राइस ऑफ, सबसे पहले आपका क्या ओनियन है, ओनियन पर किलोग्राम में भी x रुपया। तो क्या है मेरा x रुपया और फिर मैं प्राइस ऑफ ओनियन के बाद आपका आता है वेट पर किलोग्राम जो आपका मान लिया y रुपीज है और मैं थर्ड में मानता हूं ये आपका क्या है राइस दिया हुआ है, तो हम लोग राइस लिख लेते हैं, वो आपका है वो 1.5 रुपये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि 4 किलोग्राम का मेरा क्या होगा, 4 किलोग्राम ओनियन का 4x, 3 किलोग्राम वेट जो आपका क्या होगा 3y और 4 किलोग्राम उसके बाद 2 किलोग्राम राइस की अगर बात करें तो 2z और टोटल मिलाकर के जो इसकी प्राइस है वो कितना है 60 रुपीज। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ बन गया। दूसरा का है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम फिर कह रहा 4 किलोग्राम वेट, तो इसका मतलब 4y प्लस इसके बाद 6 किलोग्राम राइस, तो इसका मतलब 6z इक्वल टू क्या आ गया 90 रुपीज। तो मैं 90 रुपीज लिख लिया। फिर इसके बाद है आपका द कॉस्ट ऑफ 6 ओनियन, मतलब 6 किलोग्राम ओनियन, तो 6x प्लस 2 किलोग्राम वेट 2y प्लस 3 किलोग्राम राइस इज 10 रुपए। इस तरह से आपका कितना आएगा 10। ये आपको फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड आ गया। अब इसके बाद कहता फाइंड कॉस्ट ऑफ द ईच आइटम पर किलोग्राम बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स की मेथड से कहता पर आइटम का जो है ना उसका प्राइस निकालने, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग तो आराम से फाइंड कर सकते हैं ना। जो सिंपल प्रोसीजर है, जिस तरह से हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया उस तरह से हम लोग इसमें से x और y और z को फाइंड कर लेंगे। और इसमें सवाल पूछ रहा है कि पर किलोग्राम कहने का मतलब आइटम्स का बताना है प्राइस कितना, मैट्रिक्स मेथड से। तो जिस तरह से आप लोगों को मैंने सिखाया उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 4 3 2 2 4 6 ये आ जाएगा, ठीक से लिखता हूं मैं 4 3 2 2 4 6 फिर आएगा 6 2 3 और यहाँ पे आप लोग x मानेंगे कितना x y z और आप यहाँ पे b जो इमेज करेंगे वो आएगा 60 19 10। ठीक,
इस तरह से ये कर लेंगे और उसके बाद जो होगा आपका यहाँ से एक्स वाई जेड निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स तो बहुत ईजी है, इसका पहले डिटरमिनेंट बना लेंगे। पहले इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका एडजॉइंट निकालेंगे। उसके एडजॉइंट में इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो इनवर्स निकलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, और यहाँ से आपका फिर और इसको हम लोग किसके बराबर कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड के बराबर कर लेंगे और आपका निकल जाएगा। ऐसे यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से भी सॉल्व कर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे इसको। अब इजी हो गया, मैंने आपको इक्वेशन का फॉर्म दे दिया, आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4.6 का जो था कंप्लीट रूप से इसका क्वेश्चन का हल कर लिए, पूरा एक्सरसाइज को सॉल्यूशन कर लिए। अब हम लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है वो है हम लोगों का मिसलेनियस ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का जो है आपका एक्सरसाइज 4 उसका मिसलेनियस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और तब तक आप लोग क्या करेंगे कि कंप्लीट रूप से इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। ठीक, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, जिसमें चर्चा करने वाला हूं मिसलेनियस पढ़ने से पहले आप लोग हमेशा मैं आपको बार बार बताता हूं, जब पूरी एक्सरसाइज को जब मैं पढ़ाता रहता हूं तो उसमें से जितने भी आपको पॉइंट्स बनते हैं, जो भी पॉइंट्स आपको वीक पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स को रिवीजन कर ले, क्योंकि मिसलेनियस का थोड़ा सा क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े अच्छे भी रहते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है कि आप अगर उसके पहले के जितने भी टॉपिक्स के आपका कंसेप्ट है, बनाने के तरीके अगर आपको पहले से नहीं मालूम है तो आप मिसलेनियस आपको काफी टफ लगेंगे। बट वैसा कुछ है नहीं, टफ तो ज्यादा होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत खाली से हम लोग समझे तो टफनेस में थोड़ा सा वेरिएशन होती है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, क्यों होती क्या है कि जब एक पार्टिकुलर टॉपिक को, एक पार्टिकुलर एक्सरसाइज जैसे 4.2 4.3 हम जब सॉल्व करते हैं पार्टिकुलर एक्सरसाइज को, तो उस टाइम क्या होता है कि हम जानते हैं कि केवल इसी से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे कि मुझे 5 एक्सरसाइज का एक बार कंसेप्ट अप्लाई करना, तो थोड़ा सा आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आप सोच नहीं पाते हो। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे टफनेस क्वेश्चन में। फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, जिसमें चर्चा करने वाला हूँ मैं डिटरमिनेंट का मिसलेनियस एक्सरसाइज। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।